स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लोहिजी भाई रोहित में। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं अपने लॉ परिवार में। और पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और आप भी लोग पूरे धूमधाम से इस पर्व को मनाइए। राष्ट्रीय पर्व है, आप लोग जानते ही हैं, इसके बारे में हमें कुछ बोलने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो आज जैसा कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा अब बहुत जल्द होने वाली है और अभी कुछ लोगों से पता भी चला है कि परीक्षा टलने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि परीक्षा लगभग 99% 12 फरवरी को ही होने वाली है। ठीक है ना। परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, मेंस हो या प्री हो। अभी हम भी देखे थे एपीयू मेंस में भी थोड़ा जीएस और लॉ दोनों का ही पैटर्न चेंज था। तो पैटर्न चेंज करते जा रहे हैं, तरीका बदलता जा रहा है। और अभी आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो कुछ उसमें नए केस भी पूछे गए हैं। तो उसी में हम लेके आए हैं आपको कुछ 2020 और 21 के कुछ न्यू केसेस। ये न्यू केसेस की आपका फर्स्ट पार्ट है, जिसमें अभी 2020-21 के आपके जो भी नए केसेस आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हम लाए हैं। ज़्यादा लंबे केस आपको लाए नहीं है, केस तो बहुत सारे हैं। हम अगर आपको 50-60 केस बता दें तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत एक्ट पढ़ने हैं। 9 एक्ट, माइनर एक्ट हो गए, 10 एक्ट वो हो गए, 19 एक्ट हो गए, फिर लीडिंग केस, बहुत केस याद करने हैं। इसलिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट केसेस जिनके आने की संभावना हो सकती है, तो उन्हीं केसों को हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट केस है राजेश प्रताप वर्सेस उत्तर प्रदेश 2021। ठीक, पहले तो आपको बताता हूँ कि देखिए, ये आपका जो केस है, ये इस केस में आपको सीधा फैक्ट बताएंगे, ज़्यादा पूरा जजमेंट बताएंगे, जजमेंट क्या क्या थे। अगर पूरा बताने चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, जैसे आप 438 के अंतर्गत जमानत पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये बताया गया था कि जो अग्रिम जमानत होती है, ठीक, अग्रिम जमानत के बाद जब चार्जशीट जमा होती है, ठीक है ना, तो उसमें ये बताया गया था कि अग्रिम जमानत चार्जशीट के जमा होने के साथ साथ समाप्त नहीं होगी। क्या आप अंदाज़ा लगा लें या सोच लें कि अग्रिम जमानत तो हमें सिर्फ एक रेगुलर बेल जो होती है कोर्ट में मिलती है, हो सकता है उसके बराबर इसकी वैल्यू नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी वैल्यू भी जो रेगुलर बेल होती है उसके बराबर होती है, और चार्जशीट जमा करने से ये स्वतः समाप्त नहीं होती है। तो इसी मामले में ये बोला गया था। तो ये CRPC 438 पे आधारित एक केस है। ठीक है, तो इसमें जो जजमेंट था, लास्ट लाइन, एक लाइन जजमेंट यही है कि चार्जशीट जमा होने के साथ ही अग्रिम जमानत स्वतः ही समाप्त नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट केस सुमिति वर्सेस पैरामाउंट टैंक इंडस्ट्रीज 2021। ठीक, तो इस केस में क्या था, तो इस केस में ये था कि आपने दंड प्रक्रिया संहिता ने CRPC का सेक्शन 313 पढ़ा होगा, 313। तो उसमें बताया गया है कि अभियुक्त की परीक्षा होती है ना, अभियुक्त की जो परीक्षा होती है वो शपथ पर नहीं होती। ठीक है ना। तो इसमें यह बताया गया है कि जो 313 का जो बयान होता है, जो अभियुक्त के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, वो कोई सार्वजनिक साक्ष्य नहीं होता। ठीक है ना। अगर अभियुक्त ने कुछ बोला है, 313 CRPC, अगर अभियुक्त कोई यहाँ पे बयान दे रहा है या कुछ अपनी तरफ से कोई बात कर रहा है, गवाह कोई न्यायालय में कोई बात कर रहा है, तो वो सार्वजनिक साक्ष्य नहीं है। ठीक है ना। अब वो सार्वजनिक साक्ष्य नहीं, तो वो कैसा साक्ष्य होगा, तो वो सिर्फ एक संपोषक साक्ष्य होगा। ठीक है ना, जैसा कि हम एविडेंस की धारा 157 में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आइए आपका नेक्स्ट केस है सरताज सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2021। तो सरताज सिंह बनाम हरियाणा राज्य के बाद में क्या बोला गया था, तो इसमें ये बोला गया था कि आप अभी हम जैसा अभी बता रहे थे यहाँ पे 313 के बारे में, तो सेक्शन 319 पर आप पढ़ते हैं CRPC के अंतर्गत। उसमें बताया गया है कि अभियुक्त जो होता है वो सक्षम साक्षी होगा, है ना। हाँ, मतलब अपने खिलाफ वो भी शपथ पर परीक्षा कर सकता है, मतलब कोर्ट को बता सकता है कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो सक्षम साक्षी होगा। ठीक है ना। तो इसमें ये बोला गया था कि जैसे मान लीजिए जब आपकी मुख्य परीक्षा होती है,
ठीक है ना। तो मुख्य परीक्षा के बाद प्रतिपरीक्षा होती है। तो पहले नियम कोर्ट में रेगुलर जो चलता है वो होता है कि पहले मुख्य परीक्षा हो, फिर प्रतिपरीक्षा हो, उसके बाद अभियुक्त को बुलाया जाए, है ना। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया कि 319 के तहत किसी भी अभियुक्त को समन करके सिर्फ मुख्य परीक्षा के बाद ही बुलाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसका प्रतिपरीक्षा तक हम इंतजार करें, ठीक है ना। ये नहीं है कि पहले मुख्य परीक्षा होगी, प्रतिपरीक्षा, उसके बाद ही हम उसको बुलाएंगे। मुख्य परीक्षा के तुरंत बाद समन करके उसको कभी भी बुलाया जा सकता है। प्रतिपरीक्षा तक उसका इंतजार करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये किस मामले में बोला गया? सरताज सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य के मामले में, ठीक। ये 2021 का केस है। नेक्स्ट केस है फ़खर आलम। फ़खर आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021। तो इस मामले में क्या होता? तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बोला था कि जो सीआरपीसी की हम सेक्शन 167 जो पढ़ते हैं, 167(2), तो इसमें ये बताया गया था कि मान लीजिए जो हम 167 में आप पढ़ के आएंगे रिमांड के बारे में। रिमांड में ये बताया गया था कि जब कोई मामला ऐसे अन्वेषण से संबंधित है जो 10 वर्ष के कारावास, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से संबंधित है ना, और 90 दिन तक अभियुक्त जेल में है, तो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना, अगर आरोप पत्र जमा न करने पर। अन्य मामलों में 60 दिन बताया गया था, ठीक। तो उसमें फ़खर आलम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि जब 90 दिन और 60 दिन की जो समय सीमा दी गई है, ठीक है, इसमें आरोप पत्र जमा नहीं होता है, तो जो जमानत होती है ना, उसकी अभियुक्त एक मूल अधिकार की भांति, किसकी तरह? मूल अधिकार की तरह उस जमानत की मांग कर सकता है, ठीक है ना। ये फिर उसका फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन उसकी तरह उसको मांग सकता है कोर्ट से, ठीक है ना। तो ये प्रावधान 167 में बताया गया था। तो ये इसका न्यू केस है फ़खर आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021, ठीक। नेक्स्ट केस आते हैं। नेक्स्ट केस है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ये भी 2021 का केस है आपका, ठीक। तो इस मामले में ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ होती है जिसमें 5 जज हो, ठीक है ना। तो उसने ये बताया था कि जो न्यायालय की अवमानना होती है ना, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट मतलब न्यायालय जो है वो क्या दंड दे सकता है। जैसे आप पढ़ते हैं अभी 345 में न्यायालय के अवमानना के बारे में, यानी कि 345 सीआरपीसी के बारे में। तो उसमें देख लेते कि 100 रुपये तक का जुर्माना होता है, 1 माह तक के कारावास, ये सब है ना। तो इसमें लेकिन उसमें कुछ साफ नहीं बताया गया है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में साफ बोल दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो न्यायालय की जब अवमानना का कोई मामला आता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे वहाँ न्यायालय क्या दंड दे सकता है। तो वहाँ ये बताया गया था कि न्यायालय जब अवमानना का कोई मामला आता है तो उसके सज़ा के रूप में एक वकील के नामांकन के, निलंबन या निरस्तीकरण का आदेश नहीं दे सकता, ठीक है ना। मान लीजिए कोई वकील है ना, तो उसको जो उसका मतलब आपका जो एडवोकेट रोल नंबर जो भी होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको ना तो निरस्त कर सकता है, ठीक है ना, और ना उसके निलंबन का ना कोई आदेश दे सकता अपनी तरफ से, ठीक है। लेकिन बार काउंसलिंग को, जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसको एक लेटर भेज सकता है, मतलब सिफारिश कर सकता है कि इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए ना, लेकिन उसका कैंसिल करने का अधिकार न्यायालय के पास नहीं है। तो इस मामले में बोला गया कि वकील का रजिस्ट्रेशन या नामांकन रद्द करने का अधिकार न्यायालय के पास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट केस इज अभिलाषा बनाम प्रकाश 2020, यानी कि अभिलाषा वर्सेस प्रकाश का मामला 2020 के संबंधित 2020 का, जैसे बताया था आपको 2020 और 21 के केसेज हैं ये। इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा 2022 से संबंधित होगा, सारे केस होगा। अभिलाषा बनाम प्रकाश 2020 का जो मामला था, तो इसमें ये बोला गया था कि जो जैसे आप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 पढ़ते हैं, तो उसमें भरण पोषण के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो उसमें आप जैसे पढ़ रहे थे भी कि जो अभ्यस्त की भी लड़की है और शादीशुदा है, ठीक है ना, और उसके पति के पास भरण पोषण का पर्याप्त साधन नहीं है, तो वो अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकती है। और जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है 125 के अंतर्गत उसको अधिकार ये दे सकता है कि अपने बाप के ऊपर कर्तव्य आरोपित कर देता है कि आप भी इसका भरण पोषण करिए, ठीक है ना। तो इसके संबंध में एक केस आया था अभी, ये अभिलाषा वर्सेस प्रकाश का मामला। इसमें ये बोला गया था
केवल लड़की वयस्क हो चुकी है, ठीक है ना, और अविवाहित है और वह किसी शारीरिक मानसिक चोट से पीड़ित नहीं है। कैसे? मतलब लड़की वयस्क है, 18 साल से ऊपर है और उसकी शादी नहीं हुई है, यानी कि अविवाहित है, ठीक है, और वह किसी शारीरिक या मानसिक चोट से पीड़ित भी नहीं है, तो वह 125 दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC के तहत पिता से भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती, ठीक है ना। यानी कि वयस्क लड़की होनी चाहिए और बिल्कुल स्वच्छ और स्वस्थ है, तो भरण पोषण के अधिकार का दावा नहीं करेगी, ठीक। तो एक केस था 125 से संबंधित CRPC, ये 345 CRPC, ठीक। आपका नेक्स्ट केस है सचिन सैनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2021, मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है ये, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं, आप CRPC के अंदर FIR पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसमें ये बताया गया था, और FIR के बाद पढ़ते हैं आप गिरफ्तारी, ठीक है ना। तो गिरफ्तारी में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज का आप देखते हैं कि गिरफ्तारी हर जगह, आज छोटे मोटे मामलों में गिरफ्तारी हो जाती है, ठीक है ना। अभी एक मामला भी, इससे पहले कुछ एक गिरफ्तारी के संबंध में आपने मामला पढ़ा था, क्रिश्चियन कम्युनिटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, उसमें भी कुछ सिद्धांत बताया गया गिरफ्तारी के बारे में, ठीक है ना। जो उसमें सबसे बड़ा, लेकिन जो उसका जजमेंट था वो यही था कि महिला को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, है ना। कोई मतलब कोई पुरुष महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, जब महिला की गिरफ्तारी आवश्यक है तो लेडीज़ पुलिस ऑफिसर ही होनी चाहिए, है ना। ये गिरफ्तारी के संबंध में एक न्यू केसेज है, सचिन सैनी बनाम उत्तर प्रदेश अन्य 2021 का मामला। इस मामले में क्या बोला गया? इस मामले में ये बोला गया, एक तरह से अधिकार दिया गया अभियुक्त के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए। तो उसमें ये बोला गया था कि गिरफ्तारी पुलिस के लिए अंतिम विकल्प होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि गिरफ्तारी वहीं होनी चाहिए जहाँ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है गिरफ्तारी की, ठीक है ना। अगर उसके बिना, यानी कि अतार्किक गिरफ्तारी होती है तो वो मानव अधिकारों का उल्लंघन होती है, ठीक है ना। और गिरफ्तारी वहीं करनी चाहिए जहाँ अनिवार्य हो, जहाँ हिरासत में लेकर पूछताछ करनी हो। अगर उसके बिना आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो वो उल्लंघन है, ठीक है ना। यानी कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसके आप स्वतंत्रता का जो एकांत का अधिकार बताया गया है आपको आर्टिकल 21 के अंतर्गत, उसका उल्लंघन है, ठीक है ना। तो इसी मामले को रखते हुए सचिन सैनी उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यही बात बोली गई थी कि गिरफ्तारी वहीं करनी चाहिए जहाँ गिरफ्तारी करने का पर्याप्त कारण है और वह गिरफ्तारी अंतिम विकल्प है, उसके सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है तो गिरफ्तारी करनी चाहिए, नहीं तो गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो ये गिरफ्तारी संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट केसेस में अमनप्रीत सिंह बनाम CBI 2021, ठीक है। अमनप्रीत सिंह बनाम CBI 2021, ठीक है ना। तो इस मामले में ये बोला गया था कि मान लीजिए किसी अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट जमा हो रही है कोर्ट में, और मान लीजिए अब मामला वो जमानती है, अजमानती है, संज्ञेय असंज्ञेय कैसा है हम नहीं जानते, कोर्ट जानती है, ठीक है। तो उसमें एक यह निश्चित कर दिया गया कि मामला कैसा भी हो, चाहे संज्ञेय हो, असंज्ञेय हो, जमानती हो, अजमानती हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में यह चीज़ बिल्कुल शुद्ध कर दी, यानी कि जजमेंट दे दिया न्यायालय के लिए, सबके ऊपर ये आबद्धकारी है कि जब चार्जशीट आप कोर्ट में जमा करते हैं, ठीक है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट जो भी है अभियुक्त को न्यायालय में जमा होने के लिए हमेशा समन जारी करेगा, ना कि वारंट, ठीक है। अगर उसके बावजूद समन पे नहीं आता है तो सब उसको वारंट जारी कर सकता है, लेकिन प्रथम अवसर पर उसको सिर्फ समन जारी करेगा। ये किस मामले में बता दिया गया? अमनप्रीत सिंह बनाम CBI के मामले में, कि चार्जशीट जमा करने के बाद अभियुक्त को सिर्फ और सिर्फ समन ही जारी किया जाएगा, ना कि वारंट, ठीक है। ये केस आपके CRPC से संबंधित है, ठीक है। 2020-21 के मामले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मामले हैं, जैसे आने की पूरी संभावना है, ठीक है। एक केस है आपका अरुण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो अरुण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2020 के मामले में ये था कि जैसे मान लीजिए एक इनहेरेंट पावर पड़े हो आप, अंतर्निहित शक्ति 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को दी गई है, CRPC के बारे में उसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इस मामले में ये था कि
एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर दहेज का आरोप लगाया, ठीक है। उसमें एफआईआर दर्ज हुई। जब उसमें एफआईआर दर्ज हुई, जब मामला चलना चालू हो गया उनके पीछे, जब मामला, तो उसमें कुछ समय बाद ये हुआ कि मामला न्यायालय में पहुंच गया। जब मामला न्यायालय में पहुंच गया तो उन लोगों ने आपस में समझौता कर लिया। अपना समझौता करके डॉक्यूमेंट्स न्यायालय में जमा कराए, ठीक है। तो न्यायालय ने उसको क्या बोला कि न्यायालय ने उसको एफआईआर को केस यानी कि रद्द करने से मना कर दिया, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि दहेज की मांग से संबंधित जो अपराध होता है वो समाज के खिलाफ अपराध होता है, और पीड़ित और अभियुक्त के बीच समझौता, एफआईआर जो आरोप पत्र को रद्द करने के लिए कोई वैध आधार नहीं है, ठीक है। बेअपराध जो गंभीर और समाज के खिलाफ हो उसको खारिज या रद्द करने का कोई आधार नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और दहेज से मामले जो संबंधित अपराध होते हैं वो समाज के खिलाफ होते हैं, और उसमें अभियुक्त और पीड़ित दोनों अगर समझौता कर रहे हैं तो कोई वो एफआईआर या मामला रद्द करने का कोई अधिकार आधार नहीं होगा, ठीक है। तो किस मामले में बोला गया है? अरुण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021, ठीक। अब इन केसों की तरफ आते हैं, ठीक है। ये केस आपके संबंधित हैं संविधान से, ठीक है ना। 2020 और 21 में संविधान से जो भी इम्पोर्टेंट आपके जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट केसेस हैं, सिर्फ वही केसेस में लेकर आया हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2022 के आप सारे जितने भी केस इंपॉर्टेंट होंगे वो भी हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो संविधान से संबंधित ये नए केस हैं। तो पहला केस इसमें है मेहरा बाल चिकित्सालय बनाम मनोज उपाध्याय 2021, ठीक। तो इस मामले में क्या था? तो इस मामले में ये बोला गया था कि मान लीजिए कोई मामला है, जैसे आप सीआरपीसी पढ़ते हैं 372, जिसमें अपील के बारे में प्रावधान किया गया है ना। सीपीसी पढ़ते हैं, उसमें भी अपील के बारे में प्रावधान किया गया है 96 to 1112, वो 112 यानी 96 से 112 तक। और आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बारे में पढ़ने पड़ा होगा 132 से 136 तक आपके अपील के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो उसी से संबंधित ही आपका केस है मेहरा बाल चिकित्सालय बनाम मनोज उपाध्याय 2021 का। तो इसमें ये बोला गया था, आपको एक लाइन में इसका जजमेंट बता देता हूँ कि जहाँ पर वैधानिक अपील का प्रावधान है, आपको 3 जगह अपील का प्रावधान बताए हैं, संविधान, सीपीसी और आपका सीआरपीसी, ठीक है। तो आपको जहाँ भी वैधानिक अपील का प्रावधान है, जहाँ की आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप आर्टिकल 226, ठीक है ना, जहाँ पीआई डालते हैं यानी कि संवैधानिक उपचार अपना प्राप्त करते हैं। तो इसमें ये बोला गया था कि जहाँ भी आप जहाँ आप अपील डाल सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ आपको संवैधानिक अपील का उपचार प्रावधान या प्राप्त है, अपील आप प्यार से कहीं भी आप डाल सकते हैं, तो वहाँ पे आप 226 के अंतर्गत पिटीशन नहीं डाल सकते, ठीक है ना। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बोल दिया मेहरा बाल चिकित्सालय बनाम मनोज उपाध्याय के मामले में कि अपील का प्रावधान है और अपील उसमें डल सकती है, तो डायरेक्ट जाके वहाँ पर 226 का प्रावधान नहीं डाल सकते। 226 के अंतर्गत डबी डाली जाएगी जब आपका अपील का प्रावधान वहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये इस मामले में बोली गई। इसका नेक्स्ट केस है सेंटर पब्लिक इंफॉर्मेशन बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल 2021, सुभाष चंद्र अग्रवाल 2021। ये मामला बहुत आपने अखबार में पढ़ा होगा, सुर्खियों में भी रहा था, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ही खिलाफ इस जजमेंट को दिया था, ठीक है ना। अब जजमेंट क्या था ये कि आप सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पढ़ते हैं, जिसको आरटीआई बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें ये बोला गया था कि आरटीआई के द्वारा आप किसी भी चीज़ की मतलब सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें कुछ रोक भी लगाई गई, मतलब किन किन चीज़ों की आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कुछ समय पहले तक आप सीजी ऑफिस की भी मतलब सूचना प्राप्त नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन सेंटर पब्लिक इंफॉर्मेशन बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल 2021 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने खिलाफ जजमेंट कहते बोल दिया कि जो सीजे कार्यालय होता है यानी चीफ जस्टिस का जो ऑफिस होता है, उसका कार्यालय होता है, ठीक है ना, वो क्या है, वो एक प्राइवेट प्राधिकारी है, ठीक है ना, और वो आरटीआई के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। सीजी ऑफिस के अंतर्गत जो उसका कार्यालय है वो एक प्राइवेट प्राधिकारी है और उसका आरटीआई के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप जानते होंगे आरटीआई क्या होता है, सीजे कौन होता है, उसका ऑफिस क्या होता है ना, इसलिए कहते हैं ना लौकिक जानकारी
लॉ से प्यार करिए, ठीक है ना, जैसे गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं ना, ऐसे ही लॉ से प्यार करिए, है ना। जिस पर एक शेर है, उन्होंने नस देखी हमारी, उन्होंने नस देखी हमारी तो बीमार लिख दिया, उन्होंने नस देखी हमारी तो बीमार लिख दिया, और रोग पूछा हमने, रोग पूछा हमने तो उन्होंने जज वाली कुर्सी से प्यार लिख दिया। तो प्यार जज वाली कुर्सी से ही होना चाहिए, है ना, या पद से हो या एपीओ से हो या जज से हो, मतलब लॉ से सोते जागते हमेशा दिमाग में लॉ ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट से अपने विरुद्ध जाके दिया था, ठीक है ना, यानी अपने ऑफिस को भी उसने आईटीआई के अंतर्गत डाल दिया। और ये यहाँ से पूछने का पूरा चांस है कि आईटीआई के अंतर्गत सीजे कार्यालय आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा पद होता है, ठीक है। नेक्स्ट केस आते हैं प्रदीप तोमर बनाम उत्तर प्रदेश एंड अन्य, यानी कि यूपी एंड अदर 2021। ये भी 2021 का मामला है प्रदीप तोमर का। ये मामला संबंधित है एक अभ्यस्क जो बच्चों के समाज में ब्याह होते हैं ना, यानी शादी होती है, और लड़की की उम्र कितनी है, 18 साल से कम है, ठीक है ना, जैसा आप आजकल देखते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और झारखंड इस मामले में नंबर 1 पर चल रहा है, अभी रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट जारी होती है, और भारत में सबसे ज़्यादा अभ्यस्कों के मतलब नाबालिग लड़कियों की शादियाँ होती हैं ना। तो उसी मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक जजमेंट दिया था। तो जजमेंट इसमें ये दिया था कि मान लीजिए कोई नाबालिग लड़की है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेती है, ठीक। पहली बात, लड़की की उम्र कितनी है, नाबालिग यानी 18 वर्ष से कम है, और शादी उसने कैसे करी है, अपनी मर्ज़ी से। देखिए इस केस को हम भी इसके साथ भी कोरिलेट करेंगे, ठीक है ना। जो लक्ष्मीबाई चंद्रगी बनाम कर्नाटक राज्य का जो मामला है, इसमें ये बोला गया था कि दो अभ्यस्क मतलब दो वयस्क लड़का लड़की, ठीक, दो वयस्क लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको अपने माता पिता की राजी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ये मामला था प्रदीप तोमर वाला, इसमें ये बोला गया था कि जो लड़की जो अभ्यस्क है और अपनी मर्जी से शादी करती है, और अपनी मर्जी से शादी करने के बावजूद जब तक वो बालिग नहीं हो जाएगी, यानी कि वो वयस्क नहीं हो जाएगी, तो उसको उसके पति के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। चाहे लड़की ने शादी अपनी मर्जी से की हो या घर वालों की मर्जी से की हो या कैसे भी की हो, जब तक लड़की अपनी वयस्कता की उम्र को पूरा नहीं करेगी, यानी कि वयस्क नहीं हो जाएगी, बालिग नहीं हो जाएगी, जब तक अपने पति के साथ रहने की मंजूरी उसको नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। शादी तो वैध होगी हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, लेकिन अपने पति के साथ रहने की उसको मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक। इसके बाद एक नया केस आता है लक्ष्मीबाई चंद्र के भी, इसको साथ पढ़ा रहे थे, बनाम कर्नाटक राज्य 2021। इस मामले में क्या था कि अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे, आर्टिकल 21 को मैं केस पढ़े थे, लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 का मामला है। तो उस मामले में पढ़े थे कि दो वयस्कों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार प्राप्त है ना, और आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी है। ये किस मामले में बोला गया, लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 के मामले में ये बोला गया था कि दो लड़का लड़की जो वयस्क हैं अपनी मर्जी से शादी करने के अधिकारी हैं, ठीक है। उसी पे एक नया केस ये आया है अभी 2021 में लक्ष्मीबाई चंद्र की बनाम कर्नाटक राज्य है। इससे संबंधित अभी उत्तर प्रदेश एपीओ में एक मेंस में भी लिखने को आया था, ठीक है ना, आईपीसी, और इसको कोरिलेट करके पूछा गया था। कभी कभी केस की प्रॉब्लम बना के भी मेंस में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस मामले में क्या था कि इसमें था कि जो दो बालक को लड़का लड़की जो वयस्क हैं, ठीक, और आपस में विवाह करने के लिए सहमत हैं, ठीक है ना, तो आपस में विवाह कर सकते हैं, और उनको इसके लिए अपने परिवार या समुदाय या कबीले की कोई सहमति की आवश्यकता नहीं है। ना तो अपने परिवार की आवश्यकता है, ना कोई कबीले समुदाय जैसे भी वो बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी वो रहते हैं, तो उनकी कोई सहमति की उनको आवश्यकता नहीं है। वो स्वतंत्र है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत वो अपने मर्जी से शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये अधिकार उनको कौन देता है, आर्टिकल 21 देता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के द्वारा बता दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट केस है आपका, पहले इस केस को ले, शिवानी कौशिक बनाम भारत संघ 2021, ठीक है। तो शिवानी कौशिक बनाम भारत संघ 2021 के मामले में क्या था, तो इस मामले में ये था कि मान लीजिए कोई राज्य होता है, ठीक है ना, राज्य यानी राज्य की परिभाषा आप आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में पढ़ते हैं, यानी 36 में, तो उसमें बताया गया कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है ना।
तो उसमें ये बताया गया था कि राज्य जो होता है, राज्य के ऊपर, राज्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी नागरिक या व्यक्ति होते हैं उनकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य की होती है, ठीक है। और वह इन जिम्मेदारियों से निभाने में असफल रहता है या उनके कोई उपाय नहीं कर पाता है तो वह स्वास्थ्य अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है ना। कहाँ पे? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो इसी मामले में ये बोला गया था कि राज्य को, जो भी राज्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकता अपने नागरिकों के लिए, तो वो आर्टिकल 21 का क्या करता है? उल्लंघन करता है, ठीक है ना। तुम एक स्वास्थ्य सुविधाएं अपने राज्य से हक के मतलब अधिकार स्वरूप मांग कर सकते हो आर्टिकल 21 के अंतर्गत का, ठीक है। इसका एक लीडिंग केस है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ठीक है, 1983 का मामला है, जिसमें बताया था कि चिकित्सा का जो अधिकार होता है हमारा मूलभूत अधिकार है, ठीक है ना, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। उसी केस को आगे बढ़ाते हुए शिवानी कौशिक बनाम भारत संघ 2021 के मामले में बोल दिया गया कि जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनको लागू कराना और प्राप्त कराना राज्य का प्रथम कर्तव्य है, और उन्हें प्राप्त कराने में या उनको लागू कराने में असफल रहता है तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, ठीक है। इसका लास्ट केस है याचिकाकर्ता बनाम महाराष्ट्र राज्य। देखिए याचिकाकर्ता ये क्या है? ये वेश्या से संबंधित मामला है, ठीक है ना। जैसे कि 228 आप पढ़े होंगे कि इन मतलब नामों को प्रदर्शित करने की कोई वो नहीं होती है, तो यहाँ पे जो याचिकाकर्ता थे उसका नाम नहीं बताया गया है, तो ये याचिकाकर्ता ही लिख दिया गया है। याचिकाकर्ता बनाम महाराष्ट्र राज्य 2020 का ये मामला है, ठीक है ना। तो उसमें यह क्या था कि एक सुधार गृह था, ठीक है। जो वैश्यालय होते हैं जो शहरों में बड़े बड़े, तो वहाँ से मतलब कुछ लड़कियों को लाके यहाँ सुधार गृह में रख दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो उनको लाया गया था इनकी इच्छा के विरुद्ध लाया गया था, ठीक है ना। जब इनके विरुद्ध लाया गया तो इन लेडीजों ने क्या किया, जो जिन महिलाओं को यहाँ लाया गया था सुधार गृह में सुधारने के लिए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली, ठीक। तो उन्होंने ये बोला था कि ये हमारे जो कमाई मतलब जो कमाने का जो अधिकार है, काम करने का अधिकार है, ठीक है ना, ये उसमें उल्लंघन हो रहा है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कि जो वेश्यावृत्ति जो होता है वो कोई अपराध नहीं है, ठीक है। वयस्क महिला को अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार होता है, ठीक है। ये मुंबई हाई कोर्ट का मामला है, मुंबई हाई कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था, ठीक है ना। तो मुंबई को हाई कोर्ट ने इसमें ये बोला था कि जो वयस्क महिला होता है, जो वयस्क महिला होती है उसको अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। और वेश्यावृत्ति जो होता है कोई अपराध नहीं है। कौन से मामले में बोला? याचिकाकर्ता बना महाराष्ट्र राज्य में, ठीक। तो ये संविधान से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट केस थे आपके 2020 और 21 से, और ये सीआरपीसी के, ठीक। और 2022 से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।